अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुशामदीद कहते हैं एक और एपिसोड में। आज अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जो टॉपिक था हमारा, जो एपिसोड थी, सबका बहुत ही मेरे ख्याल से वो फेवरेट रहा अब तक का। लेकिन सबको बहुत ईगरली वेट था कि आज वाला जो टॉपिक है ना उसको भी हम ज़रूर डिस्कस करें। तो सबसे पहले तो मैं चलती हूँ सर निसार की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अच्छे हैं और बड़ी बेताबी से इस एपिसोड का इंतजार मुझे भी था कि हमारी कुछ नेकियां में इजाफा हो जाए, लोगों को कुछ नसीहतें मिल इंशाल्लाह। जाए। इतने सालों का तजुर्बा, इतने इल्म में दीन सीखने के बाद और उलमा के साथ रहने के बाद जो चीज हमने सीखी है हमारे बड़ों से, हमारे एल्डर से, वो लोगों के साथ शेयर करने में एक सवाब जारिया हो जाता है। किताबें तो हम लिख सकते नहीं आजकल, तो ये वीडियोस भी बिल्कुल एक सवाब जारिया हो जाता है। लोगों को नसीहत, लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का मकसद है हमारा इस प्रोग्राम का। तो मैं भी बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहा था, तो हम शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल। हम आपको मजीद वेट नहीं कराते और हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है जी, सास, मदर इन लॉ के लिए। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा बहुओं के लिए, कि जब लड़कियों की शादी होने वाली है तो वो किस तरह से खुद प्रिपेयर हों और किस तरह से आगे जाने के बाद वो मदर इन लॉज को हैंडल करें एंड ऑल दैट। आज हम बात करने वाले हैं इस हवाले से कि एक खातून, एक मदर जिनके बेटे की शादी होने वाली है, अब बुलाने जा रही हैं अपने घर में एक अदद बहू। तो उन्हें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, उनको क्या माइंडसेट रखना चाहिए जब वो बहू देखने जा रही हैं। उस वक्त वहां से बात शुरू करते हैं हम, मेरे ख्याल से सबसे पहले, कि जब वो एक बहू को की तलाश कर रही हैं और जब उसको देखने जा रही हैं किसी के घर, तो उस वक्त खास तौर पे उनका जो है ना वो रवैया या उनकी अप्रोच वो क्या होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लड़की देखने जाने से पहले अपने हम्म। बेटे के लिए बहू का जो ख्याल आता है कि अभी हमारा बेटा जो है शादी के लायक हो गया, उससे हम्म। भी पहले जब आपका बेटा हम्म। जो है टीनेजर था या 10-11 साल का था, तभी से अपनी बहू की तैयारी होनी चाहिए। सोचो कैसे। यू हैव टू ग्रूम कैसे? योर सन। अपने बेटे को अच्छी तमीज, अच्छी क्वालिटीज, इस मैनर्स ये सिखाइए, तो आपकी बहू जिंदगी भर आपको दुआ देगी कि क्या ट्रेन किया है मेरी मदर इन लॉ ने, है ना। ये चीज होती है। तो ये माइंडसेट पहले से बनना चाहिए कि मेरे बेटे को ट्रेन करना है बड़ा होकर फैमिली कैसे चलाना। नंबर वन। नंबर टू, फिर बिल्कुल। जब लड़की की तलाश करें तो लड़की की तलाश करने में दो किस्म की लड़कियां लोग ढूंढते हैं। एक, हम्म। स्टेटस सिंबल। अरे आबिदा आपा, इतनी खूबसूरत बहू कहाँ से लाए। हाँ, कितनी खुशी होती है, लोग मेरी बहू की तारीफ करती है। अरे ये तो ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है, कोई देखो ना मेरे लड़के के लिए भी कोई ऐसी लड़की हो, और खुशी होती है। तो ये जो बिल्कुल। है बहुओं को ट्रॉफी बनाकर मार्केट में पेश करना कि लोग वाह वाह करें, इससे परहेज करना चाहिए, माइंडसेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा जो पॉइंट बोला उससे मैं एग्री करूंगी। और मेरे क्योंकि अपने बेटे हैं, और पहले जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से जब तक आप खुद मदर नहीं बनते तब तक आपकी कुछ अप्रोच और होती है लाइफ को लेकर और आपको 5 रिलेशनशिप्स। डॉटर इन लॉ आने वाली है। नहीं नहीं, तीन। दो 3 बेटियां डॉटर इन लॉ हैं। आने वाली तीन डॉटर आने है। वाली है इंशाल्लाह। तो अब वो मैं जब सोचती हूँ, मैं पहले से, क्योंकि मेरे ख्याल से एक जो सेंसिबल अप्रोच किसी इंसान की हो सकती है लाइफ को लेकर, वो तभी हो सकती है आप जब पहले से चीज़ों को थोड़ा दूर तक के लिए सोचें और उसकी तैयारी करें। जैसे बीइंग अ मुस्लिम भी हमें अपनी आखिरत पर ज़्यादा फोकस करना है ना। अब हमें नहीं पता है कि वो आखिरत कब है, वो कल है या वो 80 साल बाद है, कब है। बट वही वाली बात है कि वो भी, इस्लाम भी हमें यही टीच करता है कि हमें आगे की तैयारी करनी है। तो इसी तरह से अब क्योंकि मेरे बेटे हैं और मैं ऑलरेडी क्योंकि काउंसलिंग में, लाइफ कोचिंग में बहुत ज़्यादा हूँ, और मेजॉरिटी जो केसेस आते हैं वो यूजुअली रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं, और वाइफ हस्बैंड और इस तरह के ससुराल के मसाइल एंड ऑल दैट। तो मैं फिर इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि अब जब मैं अपने बेटों को कोई भी बात बता रही होती हूँ,
स्पेशली क्योंकि वो बड़े हैं, दो बेटे मेरे सबसे, और उसके बाद उन्होंने बाकी अपने तीन बहन भाइयों को देखा कि मेरा जो प्रेगनेंसी वाला सारा टाइम था उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो मैं उनको इस तरह के पॉइंट्स ज़रूर बताती थी कि जो है ना वो एक औरत जो है वो इस टाइम में कैसा फील कर रही होती है, तो उसको किस कदर केयर चाहिए। तो जब आपकी वाइफ्स आएंगी आपके पास और आपकी जो वो जाहिर सी बात है, हंसी मुझे इसलिए आ रही कि वो फिर बहुत शर्माने भी लगते हैं थोड़ा सा ना, सोच कर अभी से ब्लश करते हैं हल्का सा ना, क्या मम्मा कैसी बातें कर रही हैं अभी से। लेकिन फिर भी मैं उनसे इस तरह की थोड़ी सी पॉइंट्स शेयर करती रहती हूँ कि भाई आप जब बड़े होंगे, आपकी जब वाइफ आएंगी और उनके ऊपर जब भी ये वक्त आएगा, तो उनको आपने इस तरह से डील करना है, आपने हैंडल करना है, उसको इस तरह से ट्रीट करना है। तो वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हर उस मदर के लिए जिसका खास तौर पे जिनके बेटे, अल्लाह ताला ने उनको बेटों से नवाजा है। तो वही वाली बात कि जब बहू देखने जाएंगे और बहू में क्या देखना है वो बहुत दूर की बात है, उससे पहले आपने अपने बच्चों को ये जरूर ट्रेन करना है कि आपकी जो है ना लाइफ में एक लड़की ने आना है, तो वो उस लड़की को आपने किस तरह से हैंडल करना है, उसको आपने किस तरह से ख्याल रखना है और किस तरह उसको लेकर चलना है। और ट्रॉफी वाली जो आपने बात की, वेरी गुड, दैट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि वाकई ही हमारी सोसाइटी में एक इवन ठीक है, लड़के के लिए तो ऑफ कोर्स प्यारी खूबसूरत वाइफ होना वो तो उसकी मतलब ठीक है, उसका राइट है कि उसको अगर चाहिए जितनी भी खूबसूरत मिल सकती है मिले, ठीक है। लेकिन हाँ, मदर का इस बात के ऊपर इस ज्यादा फोकस्ड होना कि नहीं बाकी चीजें मैं बाद में देखूंगी, लेकिन जो है ना सबसे पहले वो गोरी चिट्टी और वो हाइट उसकी लंबी और वो प्यारी होनी चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि ताकि चार लोग जो हैं वो मेरी तारीफ करें। तो ये इस वाले माइंडसेट को वाकई हमें चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप देखने जा रहे हैं एक बहू, तो उसमें आपको क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये भी बता सकती हूँ कि ये हर किसी के लिए एक मैसेज होगा, नॉट जस्ट फॉर द मदर इन लॉज या किसी के लिए स्पेसिफिकली, ये मेरे ख्याल से हर इंसान के लिए एक मैसेज होगा कि वाकई ये बहुत सही बात है कि आपकी जो खूबसूरती है, आपकी जो शक्ल है ना, वो सब मान पड़ जाता है अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है, अगर आपका किरदार अच्छा नहीं है। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे कि कहीं पर कोई इंसान था, वो बहुत शायद खातून थी या मर्द थे जो भी था, अगर वो बहुत अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थे कि इनका कोई जो है वो मद्दे मुकाबिल नहीं है, अगर उनका किरदार अच्छा नहीं था, इखलाक अच्छा नहीं था, तो वो सारी खूबसूरती जो थी ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती थी। और उसके मुकाबले मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि जो हमने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं सोसाइटी में, अगर उस पर उनको रखा जाता तो वो बहुत कम उनको मार्क्स शायद मिलते कि भाई इतना खूबसूरत नहीं है, इसका कद भी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो उनका अखलाक था, जो उनका किरदार था, क्योंकि वो बहुत बेहतर था, बहुत बेहतरीन था, लोगों के साथ बात करना, अच्छे काम करना, नेकी के अमल करना, तो वो हमें वो अच्छे लगते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि इस बात पर गौर किया गया, ज़्यादा ध्यान गया हो कि ये इंसान खूबसूरत नहीं है, वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से किसी के अखलाक पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, कि अगर आप जा रही हैं तो आप, जैसे हमने शुरू में जब बात की थी लड़के के हवाले से भी, कि लड़कियां जब जो हैं वो उनके माँ बाप देखें कि लड़का कैसे हमें अपनी बेटी के लिए चाहिए, तो उस पर भी हमने इसी बात पे एम्फेसाइज किया था कि आप इखलाक ज़रूर देखें लड़के का। तो यहाँ पर जब मदर इन लॉ भी अगर जा रही हैं, तो वो सबसे पहले की सबसे पहली डिमांड यही हो कि जैसे, क्योंकि आते हैं प्रपोजल्स के जी हमें, मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, तो वो फिर डिमांड्स आगे से ही बताई जा रही होती हैं कि जी गोरी चिट्टी लंबी हो, पतली हो, बाल ऐसे हो, नाक तीखी हो एंड ऑल दैट। तो उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि सबसे पहली डिमांड ये होनी चाहिए कि किरदार अच्छा हो उसका, उसका दीन अच्छा हो, उसका अखलाक अच्छा हो और साथ प्यारी भी हो। तो पैरामीटर क्या उसका? ये लड़की दीनदार हो, वो कहेगी कि खूबसूरत लड़की भी तो दीनदार हो सकती है ना? ऐसा हो सकता है ना? और कभी ऐसा भी हो मैंने सकता वही है कहा। कि मेरा बेटा हाँ। बहुत ही खूबसूरत है, कम से कम मैचिंग होना चाहिए। ये भी एक हम्म। कंडीशन होती है। हालांकि ये दोनों अपनी अपनी जगह पे है। अब होता हम्म। ये है सोसाइटी में कि जरूरी नहीं कि खूबसूरत लड़का है तो खूबसूरत लड़की से ही शादी करें, ऐसा मैचिंग। और जरूरी नहीं कि हर खूबसूरत कपल जो है, जैसे हम फेरी टेल में पढ़ते हैं ना, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, सिंड्रेला, रेड रोज, हम्म। ये रियल लाइफ नहीं होती। हम्म। रियल लाइफ में देखिए, आपने, आपके मुल्क के पहले एक वजीर आजम आ चुके हैं जिनकी बहुत ही खूबसूरत लड़कियों से शादी हुई लेकिन तलाक हो गए, प्रिंस चार्ल्स और राजकुमारी डायना,
क्या जो निकाह हुआ था उस जमाने में, तो दुनिया का कोई अखबार नहीं था ऐसा जिसमें सुर्खियां नहीं थी कि द बेस्ट हम्म। कपल ऑफ द वर्ल्ड। क्या हो गया? हम्म। टूट गए दोनों, दिल दिल टूट गए। तो ये बिल्कुल। जो पैमाना है खूबसूरती का, देखो लड़के की साइकोलॉजी ऐसी होती है, अक्सर माँ को नहीं पता होता है कि बेटे को अगर लड़की पसंद आई, जैसे हम हमारे गुजराती में कहते हैं राजा को पसंद हो ही रानी, बाकी सब अंधी लूली कानी। यानी भले वो काली हम्म। है कैसी भी, अगर आपके बेटे को पसंद आई तो डोंट इंसिस्ट कि बेटा इसको रिजेक्ट कर दे, वो खूबसूरत है उधर जा। इस तरह का हम्म। इंसिस्टमेंट नहीं होता है। तो जो ट्रॉफी वाली बात है ना, उस पर बरसों तक, इस पर कई एपिसोड हो सकते हैं। इतने तजुर्बे हम्म। और इतने हमने देखे। और कभी कभी, अभी हमारे एक रिश्तेदार, हमारी एक बेटी यानी कुछ रिश्ते में कोई हमारी भतीजी थी, उसके रिश्ते की बात तो चल रही, फोन आ गया मैट्रिमोनियल सेंटर से कि भाई एक रिश्ता है आपसे बात करना चाहते हैं। फोन पे बात कर रहे हैं। कहा कि देखिए साहब, मेरा बेटा जो है वो 50,000 रुपया कमाता है, तो आपकी बेटी अगर लंबी खूबसूरत गोरी है तो आप हमारा टाइम दीजिए, वरना हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, डोंट वेस्ट अवर टाइम। बाद में आके हम ना हम्म। बोले। मैंने कहा कि हमारी बेटी है लंबी चौड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपका बेटा 50,000 वाला क्या मुंह लेकर खूबसूरत लड़की ढूंढने निकले? आप वेटिंग लिस्ट में आ जाओ, हम लाख 1.5 लाख वाला पहला देखेंगे। तो कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है उनको सुनाने के लिए कि भाई इतना जो है, क्या बोलते हैं, शगल चुड़ैल की मिजाज परियों के हम्म। इस तरह का जो नहीं, है। बिल्कुल। और ये मतलब एक जिसे हम कहते हैं ना कि ये एक अफसोस की बात है, एक अफसोस का मकाम है। चले अगर ऐसे लोग इस तरह की हरकत करें ना जिनके पास दीन नहीं है, यानी इस्लाम की उनके पास जो है ना वो तोहफा नहीं पहुंचा, तो फिर भी समझ आती कि शायद उनके पास इस तरह के पर्सपेक्टिव्स नहीं होंगे। लेकिन जब हम इस्लाम की बात करते हैं, एक मुसलमान होने की बात करते हैं, तो हमें इस्लाम हमारा इतना खूबसूरत दीन है जो हमें इतनी खूबसूरत बातें सिखाता है, उसके साथ अगर हम इस तरह की बातें और इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं तो बहुत मतलब अजीब सी बात है और बहुत अफसोस की बात है। उसके साथ मुझे ये लगता है कि चलें आप दीन को थोड़ी देर के लिए साइड पर भी रख देते हैं, आप इस्लाम को थोड़ी देर के लिए साइड पर कर देते हैं। इंसानियत के नाते मैं ये सोचती हूँ कि आप इस तरह की बात किसी के बारे में करते हुए कुछ देर के लिए ये नहीं सोचते कि अगर यही बात कोई हमारी बेटी के बारे में या मेरे बारे में ही कर देता तो फिर। एग्जैक्टली, मैं आपको बताऊं मेरा तजुर्बा, हालांकि मैं बहुत कम शेयर करता हूँ। जब मेरे लिए लड़कियां ढूंढी जा रही थी, मेरी माँ ढूंढ रही थी, हम्म। तो मैंने कहा देख माँ, मुझे लड़की दूर से दिखा, अगर मुझे हम्म। पसंद नहीं आएगी तो मैं मना कर दूंगा, लेकिन लड़की मिलेगी, बैठेगी, बात करेगी, वो उम्मीद रखेगी कि इतने अच्छे घर में जाना है, फिर मैं ना कहूंगा हम्म। तो मेरा मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना कहने। मुझे दूर से हम्म। लड़की कॉलेज जा रही है या किसी की शादी में आई तो मुझे दूर से दिखा देना, मुझे अच्छी लग जाएगी, दिल को भा गई तो 2 मिनट का इंटरव्यू कर लेंगे। लेकिन ये जो हम्म। मीटिंगें करना, फिर ना बोल देना, रिजेक्ट करना कोई प्रोडक्ट की हम्म। तरह, तो मैंने बोला माँ ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं पसंद है। और मैं बहुत इस हम्म। मामले में बहुत सख्त था। मुझे नहीं पसंद कि किसी को ना कहूं कि भैया मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं है। हर बाप ये उम्मीद रखता है कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, मेरी बेटी राजकुमारी जैसी है। हर बाप यही सोचता हम्म। है। हर बाप यही सोचता है बिल्कुल। कि ये लड़का बहुत अच्छा है, ये नडियाड वाला का हम्म। लड़का है, ये खान का लड़का है, मेरी बेटी वहां जाके खुश रहेगी। तो फिर ना सुनना जो है लोगों को पसंद नहीं होता है। तो ये बिल्कुल। मेरा अपना उसूल था, जब मैं इतना हम्म। दीनदार नहीं था कि भाई लड़की हम देखेंगे दूर से, किसी की शादी में दिखा देना दूर से, देखो वो लड़की है, या कॉलेज जा रही होगी मुझे दिखा देना, 2 मिनट बस स्टॉप पे देख लूंगा। लेकिन ये जो ये लंबे लंबे मशवरे और ये इंटरव्यू और फिर उसके बाद आना रिजेक्ट कर जाना। देना, आई डोंट लाइक इट। इट्स वेरी, इट्स वेरी इंसल्टिंग। चाहे लड़का हो बिल्कुल। लड़की हो, इट्स इंसल्टिंग। और लड़कियों का तो खास, बेचारी बड़ी परेशान हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, टेल यू वन थिंग, कि एक फैमिली में 2 बेटियां थी। बड़ी बहन जो थी हम्म। वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, काली थी, लिटिल डार्क। हम्म। हालांकि मैं तो हम्म। डार्क को भी खूबसूरत ही कहता हूँ, खूबसूरत इज खूबसूरत, खूबसूरत इज बिल्कुल। खूबसूरत। लेकिन एक केस में वैसा था, और छोटी बेटी जो थी वो बहुत गोरी थी। तो जब भी रिश्ता आता था तो माँ कहती थी छोटी बेटी को, बेटा तू बाहर नहीं आना, अगर तुझे देख लेंगे तो तुझको पसंद करेंगे, इसको रिजेक्ट कर। तो जब ये सुनकर हम्म। ही मुझे इतना दुख होता था कि यार ये बड़ा अजीब माहौल है ऐसा। ये फिर यू नो आई डोंट लाइक सच, इवन अटेंडिंग सच वेडिंग्स। और बिल्कुल, और पता है जाहिर सी बात है, हम ह्यूमंस हैं, हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन हुआ है ना, फिर जब इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं, वो समहाउ वो स्टोर होते जा रहे होते हैं, वो नेगेटिविटी जो है ना वो
हमारे दिमाग में जो है वो फीड होती जा रही होती है, वो फिर हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। तो आप क्यों किसी की मेंटल हेल्थ को जो है वो इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं कि आप गए और उसके बाद आपने रिजेक्ट कर दिया किसी भी वजह से। अच्छा चलें, यहाँ तक हमने बात की कि जो है जब वो देखने जा रहे हैं रिश्ता तो वो क्या करें और वो क्या पर्सपेक्टिव लेके जाए ऑल दैट। अब हम आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि चलें, अब जो है वो फाइनली बहू हो गई है सिलेक्ट, कर ली है सिलेक्ट, और अब आने लगी है वो आपके घर। तो यहाँ पर जो है वो सास, अगेन मदर इन लॉ, जो हमने कहा कि एक वर्ड जिसको हम सुनते ही जो है एक सोच ले आते हैं कि कोई एंग्जाइटी। विलन है। हाँ, एनजाइटी शुरू हो जाती है क्योंकि नेगेटिव पर्सन है कोई। हालांकि बात वही है कि आज अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो वंस इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे जिंदगी तंदुरुस्ती दे तो एक दिन मैंने भी एक सास बनना है। ठीक है, तो अभी अगर इस वक्त किसी को मेरा नाम सुनकर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है तीन कि सांस, तीन सांस। तीन तीन बहुओं की मैंने सास बनना है, तो अगर इस वक्त अभी लोगों को सुनकर मेरा नाम कोई अच्छी फीलिंग आ रही है, तो उस वक्त जब मेरी बहू किसी को कहे कि जी मिलिए ये है मेरी सास, तो वो उसके लिए जो है मुझे प्रिपेयर होना, इस इस चीज को माइंड में रखते हुए कि वो जो बच्चियां आने वाली हैं मेरे घर में। मैं अपना पॉइंट शेयर करूंगी, फिर आप इंशाल्लाह उसमें मजीद, ऑफ कोर्स आपका तो एक्सपीरियंस और नॉलेज मेरे से कहीं ज़्यादा है। मैं ये सोचती हूँ, जब मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी जब भी बेटे अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे कि मैं इनकी शादियाँ करूँगी, तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में अपने आप को अभी से मेरे साथ मैंने जॉइंट फैमिली में भी टाइम नहीं गुजारा और मैंने अपनी सास के साथ भी वक्त नहीं गुजारा, क्योंकि उनकी वफात हो गई थी। तो लेकिन कुछ आसपास के जो लोग हैं या जो काउंसलिंग केसेस आते हैं उनसे ऑब्जर्व करके उनकी प्रॉब्लम्स को सुनकर मैंने अपने आप को अभी से, मेरा एक बेटा जो है वो 10 ईयर्स का है और 9 ईयर्स का है, और छोटा वाला तो साद अभी हुआ है, वो तो 4 मंथ्स का है। लेकिन अभी से मैं कुछ चीज़ों को पहले से मेंटली अपने आप को रेडी कर रही हूँ, कुछ रखते हुए जहन में। एक ये कि उनको उनकी पर्सनल स्पेस फुल देनी है। व्हाट इज पर्सनल स्पेस? ये, वो यस, व्हाट इज पर्सनल ठीक स्पेस? है। पर्सनल स्पेस इन अ सेंस कि वो लोग कहाँ आना चाह रहे हैं, वो लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं, वो आपस में रात को कहीं जा रहे हैं, वो सुबह में कहीं जा रहे हैं, वो दोपहर में कहीं जा रहे हैं। हाँ, इन्फॉर्म करना, अगर एक ही घर में रह रहे होंगे तो इन्फॉर्म करना इस ओके, कि वो बता दें कि ठीक है हम लोग जो है ना हमारा कल प्लान है, हम कल दोपहर में लंच बाहर करेंगे, ठीक है, ओके फाइन। लेकिन लंच बाहर करेंगे क्यों, क्यों बाहर करना है, किस लिए करना है, कहाँ पर करना है, किसके साथ करना है, अभी कल भी तो गए थे, रोज थोड़ी जाना होता है, अच्छी बात तो नहीं है, एंड ऑल दैट तो ये मुझे नहीं करना है। उनको एक पर्सनल स्पेस उनकी फुल देना कि वो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, वो अगर मेरी बहू है उसका फ्रेंड्स का सर्कल है, उसने अपने हस्बैंड से शेयर किया, अगर हस्बैंड को कोई इशू नहीं है, हस्बैंड ने उसको अंडरस्टैंड किया, उसको परमिशन दी हुई, अगर वो मुझे कहती है कि कल मुझे मेरी फ्रेंड्स की गैदरिंग में जाना है, मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ले ली हुई, तो मैं उन्हें कहती हूँ चले ठीक है बेटा था, क्यों जाना है, अब फिर जाएंगे, अगेन जाएंगे, किसके किस तरह के दोस्त हैं, किस तरह के नहीं, ये इस तरह की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। अम्मी के घर ज्यादा क्यों जा रहे हैं, फलाने के घर क्यों जा रहे, नहीं। एज लॉन्ग एज हर हस्बैंड इज ओके विद हर, मुझे बहुत ज्यादा इंटरफेयर इस चीज के अंदर नहीं करना है कि तुम इसको क्यों नहीं रोक रहे हो, तुमने इसको छूट क्यों दी है। हाँ, अगर मुझे ये लगे बल्कि उल्टा कि वो उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, हद से ज्यादा ही, कि वो अपने पेरेंट्स की तरफ भी उसको नहीं जाने दे रहा, या उसको बिल्कुल भी कहीं कहीं किसी की दोस्त की अच्छी शादी थी या कुछ था नहीं जाने दे रहा, तो वहां बल्कि मैं एक पॉजिटिव रोल जरूर प्ले करूं, कि मैं पूछूं कि वो, मैंने देखा है काफी 1 महीना हो गया है, 2 महीने हो गए, वो अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं गई है, तो सब ठीक है, वो क्यों नहीं जा रही है, या उसके पेरेंट्स हमारी तरफ नहीं आए हैं, एवरीथिंग इज ओके, तुमने तो उसे कुछ नहीं बोला है कि वो क्यों नहीं जा रही है, या वो कहीं जाती ही नहीं है, तो इज शी ओके, रादर देन कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करती रहूं। हम्म। और उसके अलावा ये कि अगेन वही वाली बात है कि ठीक है वो आएगी, उसकी वही, जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है लास्ट वाली एपिसोड में शेयर किया था, हैबिट्स। तो अगर उसकी रूटीन लाइफ की डिफरेंट है तो उसको एक तरीके से उसके साथ एडजस्ट करना होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी तो खैर यही होगी कि अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे, मेरी इतनी हिम्मत हो कि मेरा खाना पीना और मेरी खिदमत जो है मेरी बहुओं पे ना जाए, या तो मैं खुद करूं, या फिर अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे कि मेरे पास अपने जो है वो हेल्पर्स देखो, इतने घर के हों, सेल्फ इसमें वगैरह के वो। एक चीज बताता हूं मैं आपको। ये जो आपने कहा ना, बहू के बहू की फिक्र करना एज ए मदर इन लॉ, हमारी हम्म। सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है जो आपने और ऑडियंस में से बहुत कम लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, कि मेरी एक बेटी है और मेरा बेटा है।
मेरी बेटी के ससुराल वालों को, यानी मेरे दामाद के फैमिली को मैं खाने पीने के लिए बुलाते रहता हूँ, वक्तन हम्म। फक्तन, संडे, जुमा। क्या मैं अपनी बहू के फैमिली को बुलाता हूँ, अपनी बहू के हम्म। माँ बाप को बुलाता हूँ? है कि नहीं? अक्सर जितने दामाद की खिदमत की जाती है, उतनी बहू का हम्म। वैल्यू नहीं रखते। देसी सही। फैमिलीज, इंडिया, पाकिस्तान, चाहे वो बांग्लादेश का हो, कश्मीर हो, बंबई हो, ये जो एक ये जो बीमारी है, या आई विल नॉट कॉल इट ए बीमारी, एक इन्फेक्शन है, कि हम्म। माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि दामाद की खिदमत खूब हो रही है, और बहू जो है वो बेचारी खाना बना रही है सबके लिए, और कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि तेरे घर वाले को भी बुला लेते हैं, है ना, अगले संडे तुम्हारे घर वाले को बिल्कुल। बुला लेते, गेट टुगेदर हो जाए, तो उसके दिल में क्या होगी? उसके माँ बाप के सामने उसकी इज्जत लगी कि डैडी हम्म। मदर इन लॉ ने आप लोगों को खाने के लिए बुलाया, तो उसकी अपनी इज्जत बढ़ेगी कि हाँ, हमारी बेटी माँ खुश है कि नहीं? नहीं तो हम्म। बेचारे माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं, नहीं बुलाया था तो कोई बात नहीं, बेटा तू अपने घर पे खुश है ना, बस हम खुश है। हालांकि दुख होता है कि हमारी बच्ची से हमको जो है उस फैमिली में इतना काउंट नहीं किया। ये जो हम्म। दिल को चुभने वाली चीजें हैं, ये बड़ी मामूली हम्म। होती है, लेकिन इसका दर्द जो है ना, बड़ा गहरा होता है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया उन चीजों को, लोगों की हम्म। लोगों की जिंदगियों में, कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें, कि भाई ऐसा क्यों। और मैं, आप मानेंगे नहीं, मैं जुमा के तकरीर में भी बोलता हूँ ये सब चीजें, कि आप अपने दामाद को खाने के लिए बुलाते हैं, सपोज के आपके छोटे बेटे का निकाह है, तो आपने हम्म। दामाद को बुलाया 4 दिन पहले, तो बहू के घर हम्म। वाले को क्यों नहीं बुलाया? उसको भी बुला लेते बेचारी को, और बहू की बहन है, उसको भी बुला लो, वो भी मेहंदी लगा देगी, क्या फर्क पड़ता सही। है ना? इट शुड बी, बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड बैलेंस। जब ये हम्म। बहू देखेगी ये ना, तो उसके घर में कोई भी होगा कोई इवेंट, तो आपकी उतनी ही इज्जत होगी। वरना क्या होता है, बुलाते हैं, जाते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, ऐसे एक कोने में बैठे रहते हैं मुंह चढ़ाकर, क्यों? इज्जत हम्म। नहीं देते। इज्जत क्यों नहीं दी? ने भी तो इज्जत नहीं दी। तो ये बदले लेने की, ये जो सिलसिला बदला लेने का चलता है, हम ठीक करेंगे उसको, हम भी ऐसे करेंगे, ये हम्म। दिलों को तोड़ देती है। खानदान बना हुआ है, सास हम्म। बहू सब मिलके रहते हैं, लेकिन दिल मिले हुए नहीं। The बिल्कुल। house एक। is ready, but the home is not there. There is a हम्म। difference between a house and a home. A house is built of bricks and furniture, but a home हम्म। is built by hearts. घर जो बसता है, वो दिल से बसता है। घर बनता है ईंट से, फर्नीचर से, लेकिन घर हम्म। बसता है दिल से। और ये दिल इस तरह से छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करने की वजह से दिल टूटते हैं। ये मुझे कहना था। ये आपने जो बात नहीं, निकाली, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बीच में डाल दिया, है कि नहीं, नहीं? बहुत खूबसूरत बात की आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सब समझ सकें इन बातों को। और मेरे ख्याल से इस चीज़ को समझना ना कि हर इंसान मुख्तलिफ है, और उस इंसान को इंसान ही समझना रिश्तों से पहले, कि वो चाहे सास है, बहू है, वो दोस्त है, वो फूफो है, खाला है, चाची है, मामी है, कोई भी है, उससे पहले हर इंसान को इंसान समझना, कि हर इंसान जो है वो उसमें कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं। तो जिस तरह से हर इंसान मेरे साथ गुजारा कर ही रहा है मेरी खूबियों और खामियों के साथ, क्यों ना मैं भी हर इंसान के साथ वैसा ही करूं, बजाय इसके कि क्योंकि उन पे एक लेबल लग गया है, उन पे एक स्टैंप लग गई है कि ये फलां रिश्ता है, ये फलां रिश्ता है, ये इंसान है, तो मैं अब उसकी वजह से, उसकी बेस पर अब मैं उसको किसी और तरह ट्रीट करूं। यानी आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ ये भी सोच सकते हैं ना कि अब ये मेरी बहू है, और मैं इसको इस तरह से ट्रीट कर रही हूँ, और ये मुझे बुरी लगती है या मुझे अच्छी नहीं लगती है, या मेरे लिए ये इस तरह नहीं है, इतनी इज्जत के काबिल नहीं है, या मेरे लिए बहुत कम इज्जत वाली है। आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने अगर आपके नसीब में उसको ना लिखा होता कि वो आपके घर आए, और वो कहीं और बहुत बेहतर जगह पर होती, जो शायद स्टैंडर्ड में भी और स्टेटस में भी हर चीज़ में कहीं आपसे ऊपर होते, तो हो सकता था आप उसके लिए किसी चीज़ के काबिल ना होते। शायद आप उसके बिल्कुल। सामने कहीं हाजिर होते किसी वजह से, तो आपको पता चलता कि आप तो लेवल में और हर चीज में बहुत कम है, और वो उस वक्त अगर आपको बहुत कोई हकीर नजर से देखती, तो आपके ऊपर क्या गुजरती। तो एक इंसान को किसी भी रिश्ते से पहले वो लेबल और वो स्टैंप लगाने से पहले इंसान समझना
और फिर उस तरह से उनको लेकर चलना, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। एंड ऑल्सो आई फील कि कम्युनिकेशन इज़ द की। आप एक लड़की को लेकर आए हैं, ठीक है, आप बहुत एक्सट्रीम स्वीट भी ना बने कि आप बहुत ही स्वीट बन रही हैं और आप चाह रही हैं कि मैं बिल्कुल इसको वो करूं। आप जैसी हैं आप वैसी ही रहें, शादी से पहले भी, निकाह से पहले भी और रुखसती के बाद भी आप जैसी इंसान है आप वैसी ही रहें, ताकि उनको अंदाजा हो जाए कि अच्छा ये इस तरह की खातून है। आप हंसमुख है तो हंसमुख रहें, अगर आप थोड़ी सी सख्त मिजाज है तो सख्त मिजाज रहिए। उस वक्त भी रहिए जब आप निकाह की जो है उनको दावत देने के लिए गए हैं, उस वक्त भी आपने वही फिर अपना रवैया रखना है। और जब कोई आ गई है आपके घर में, एक लड़की आप लेकर आ गए हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलिए। वो भी एक नई जगह पर आई है, पता नहीं वो क्या जो है जहन में सोच लेकर आई है, वो डरी हुई है या वो बहुत अगेन जैसे हमने कहा था कि बहुत डिफेंसिव मोड में शायद हो, या फिर वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, अंडर कॉन्फिडेंट हो रही है, आपको नहीं पता। तो बेटर ये है कि आप कुछ वक्त उसको भी दीजिए और कम्युनिकेट कीजिए, बातें कीजिए, जो आपके दिल में अच्छी बातें हैं, जो आपने सोचा है आगे फ्यूचर में लेकर, वो उसको बताइए। जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, आप उनको खुलकर बताइए और कोशिश कीजिए कि वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ह्यूमनली पॉसिबल हों और और अच्छी सारे हों। एक्सपेक्टेशन की लिस्ट एक साथ में न पेश की है ना। बिल्कुल। वो लिस्ट हाँ। की वो लंबाई देखकर ही बेचारी जो, ये तो बोले ये तो नॉवेल हो चुकी है। तो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे धीरे, किसी की बेटी जब हमारे घर आती है, जब हम्म। किसी की, तो वो उम्मीद लेकर आती है कि मैं इस घर की बेटी बन के रहूंगी। कोई तलाक लेने के बिल्कुल लिए या सांस को ठीक करने के लिए नहीं आती है, आती बिल्कुल है घर की बिल्कुल। बेटी बनने के लिए। उसका ये ख्याल होता है। और आप भी ये सोचते हो कि हमारी बेटी बन के रहे, उसके माँ हम्म बाप भी सोचते हैं कि हमारा जो हमारी बेटी खुश रहे, और आप भी सोचते हो, और आपका बेटा भी सोचता है कि हमारी बेगम जो है ये मेरे माँ बाप के साथ अच्छी रहे। सभी लोग यही हम्म। सोचते हैं, कोई ऐसा सोचता नहीं है, सिर्फ शैतान सोचता है कि कैसे बिल्कुल। गड़बड़ी पैदा करूं, और वसवसे डालेगा, नेगेटिव पॉइंट्स दिखाएगा। इसीलिए मैंने कहा ना पिछले एपिसोड में, हिल, जिन लोगों ने हमारा हम्म पिछला एपिसोड ना देखा हो वो देख लीजिए। उस पर मैंने हिल्म की बात की है। हिल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ स्पेशली मदर इन लॉ। और मदर इन लॉ को मैं ये कहूंगा कि हम्म आपके बहू को जब आप ट्रेन कर रहे हो, तो याद रखिएगा, यू आर ट्रेनिंग हर एज ए फ्यूचर मदर इन लॉ ऑल्सो। बहुत जल्द वो हम्म। भी सांस बनेगी, 20-25 साल में वक्त गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। तो आपने जिस तरह से ट्रेनिंग की है, वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रनों के घरों में जो है खुशियां लेकर आएगा, क्योंकि आपकी बहू अब ट्रेन हो चुकी है अच्छे अंदाज में। वो भी ऐसे ही ट्रेन करेगी। अगर आप मार धाड़, डांट डपट, तनकीदी बातें, तानेबाजी से आप बहू को ट्रेन करने की कोशिश करोगे, नुक्सबाजी और तानेबाजी से, तो फिर आपकी बहू का माइंडसेट ऐसा हो जाने में वक्त नहीं लगता। आपको वो हम्म बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन आगे हम्म। चलकर जब उसकी बहुएं आएगी, तो फिर वही सिलसिला चलता रहेगा। ये है, राइट। जजाकल्ला खैर। और एक पॉइंट सिर्फ मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहूंगी, बहुओं के लिए भी और सास के लिए भी, और मेरे ख्याल से हर एक इंसान के लिए भी, कि जो किसी ऐसे इंसान के साथ किसी सिचुएशन में आता है जहाँ पर वो उनका उनसे ब्लड रिलेशन कोई नहीं है, कि जब भी ऐसा इंसान, चाहे वो बहू है वो सास है, आपके साथ जब वो खैर का मामला करे ना, तो उसके लिए आप उसके एहसानमंद हो। उस वक्त आप उसको एक दूसरा इंसान ही समझिए कि मैं इससे ब्लड रिलेटेड नहीं हूँ, मैं इसकी कुछ नहीं लगती हूँ, फिर भी इसने मेरे साथ अच्छा किया है, तो मुझे इसकी कदर करनी है कि इसने मेरे लिए एक फेवर की, एक अच्छा काम किया। लेकिन जब वो कुछ नेगेटिव करें, जब उनसे कोई गलती हो जाए ना, तो उस सिचुएशन में आपने ये सोचना है कि मेरी अपनी बेटी या मेरी अपनी माँ अगर मेरे साथ इस टोन में बात करती, या इस बात से मेरे साथ इस चीज़ को पिन पॉइंट करती, मेरी इस्लाह करती, या मुझे ये ऑर्डर देती, तो उनको मैं इस सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करती, मेरा उनके साथ क्या रवैया होता है सिचुएशन में। तो मुझे लगता है कि अगर ये दो चीज़ों को हम साथ लेकर रखेंगे, तो चीज़ें, सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से हैंडल हो सकेगी, बजाय इसके कि हम अच्छाइयों को जो है वो ये समझें कि हाँ मेरी बेटी और सब लोग जिस तरह हमारा
हमारे साथ अच्छे होते हैं तो हमें उनकी कदर नहीं हो रही होती है, हमें लगता है कि ये इनका फर्ज है हमारे साथ अच्छा करना। और लेकिन जब वो कोई बदतमीजी करें तो उस पर हम अखड़ जाते हैं फौरन से कि जो है ना, क्योंकि ये बाहर से आई है या ये मेरी सास है, मेरी बहू है, तो हाउ डेयर शी, ये मेरे साथ इस तरह क्यों कर सकती है। इसके बजाय ऑपोजिट रखिए तो इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से उसको आप आगे लेकर बढ़ सकेंगे और आप लोग की ज़िंदगियों में ज़्यादा सुकून रहेगा और खुशियाँ भी ज़्यादा रहेंगी। तो जज़ाकल्ला खैर सर, अगेन आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर किए और आई होप कि ऑडियंस को आज का टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। और उम्मीद है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी एपिसोड हम लेकर आने वाले हैं वो भी आप सबको बहुत पसंद भी आएंगे और आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। जज़ाकल्ला खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम